अस्सलाम वालेकुम। एक नई यूज़फुल वीडियो के साथ मैं डॉक्टर अयूब हूँ। आज की वीडियो थोड़ी यूनिक इसलिए है कि ये ना सिर्फ सोशो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को एड्रेस कर रही है, बल्कि उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अब्रॉड स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, स्कॉलरशिप विन करना चाहते हैं, या कि किस तरह बाहर जाके वो सेटल हो सकते हैं, बाहर जाके पढ़ सकते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ में कैसे रह सकते हैं, कैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिविंग स्टैंडर्ड को इंजॉय कर सकते हैं, कैसे वहाँ पर अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, कैसे वो बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए ट्राई कर सकते हैं। कैसे जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, बेहतर जीना चाहते हैं और जो अपना और अपने घर वालों का, अपने नेबरहुड का, अपने मुल्क का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, इसको बेहतर करने के लिए रोल प्ले करना चाहते हैं। इन तीन चीज़ों को मैंने यहाँ पे डिस्कस क्यों किया है, यानी ख्वाहिश को, उम्मीद को और यकीन को मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए डिस्कस किया है कि मैंने जो स्कॉलरशिप विन किया था उसमें मैं, अगरचे मैंने अभी ये कहा कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कंपटीशन करना नो डाउट बड़ा टास्क है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी कंपटीशन कम नहीं है। तो अगर आप पाकिस्तान के अंदर कंपटीशन करना चाहते हैं तो भी आप ये यकीन रखें कि आपको सख्त मेहनत करना होगी, सख्त मेहनत करना होगी, काफ़ी एफर्ट पुट करना होगी। कि मैंने जो स्कॉलरशिप विन किया था 2012 में, या इन तीन कंपोनेंट्स की बेस पर मैंने ये चीज़ें मुझे मोटिवेट करती थी कि मेरे अंदर एक ख्वाहिश मौजूद थी और शदीद ख्वाहिश थी। मैं ये चाहता था कि मैं पाकिस्तान की बजाय अब्रॉड से PhD करूं, और अब्रॉड से भी मैं ये चाहता था कि मैं डेवलप्ड कंट्री से करूं। मैं बहुत ओपनली बताना चाहता हूं कि मेरी ख्वाहिश सिर्फ और सिर्फ ये थी कि मैं मेनलैंड यूरोप से करूं। मेनलैंड यूरोप में जो कंट्रीज़ आते हैं वो जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, स्विट्ज़रलैंड है, फ्रांस है। स्कैंडिनेवियन कंट्री से करूं, जैसे नॉर्वे है, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, या फिर यूनाइटेड स्टेट्स या UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा से करूं। यानी मैं ये चाहता था कि मैं PhD अब्रॉड से करूं और PhD सिर्फ़ और सिर्फ डेवलप्ड वर्ल्ड से करूं। तो मुझे जो चीज़ें मुसलसल मोटिवेट करती थी वो ये थी कि मैंने मिसाइल मैन की ये ऑटोबायोग्राफ़ी या उनकी ये बुक पढ़ी हुई थी, या मैंने उनसे ये लर्न किया हुआ था कि अगर आप चाहते हैं कि कोई काम हो जाए तो उसके लिए आपकी शदीद ख्वाहिश होनी चाहिए, आपको उम्मीद होनी चाहिए। इसके अलावा आपको अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन होना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ ये ना सिर्फ होगा बल्कि ये मेरे लिए और मेरे मुल्क के लिए और मेरी फैमिली के लिए, मेरे नेबरहुड, मेरे सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होगा। तीन कंपोनेंट्स या एस्पेक्ट्स के अलावा जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो टेक्निकल नॉलेज है, वो टेक्निकल स्किल्स हैं। उन पे हम बात करते हैं। उससे पहले मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप HEC से स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो उसके लिए मेरा मशवरा ये है कि आप पाकिस्तान से पहले MPhil करें, या जिसे हम MS कहते हैं, MS या MPhil पाकिस्तान से करें, और कोशिश करें कि किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, अच्छे स्कूल से करें। और उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि आप जो आपके सुपरवाइज़र हैं पाकिस्तान में या MS के लिए, या आपके डिपार्टमेंट में कोई एक टीचर ऐसा होना चाहिए जिनके साथ आपका बहुत अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप हो। ये एक प्रोफेशनल इतना अच्छा प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो कि आप अगर उनसे कुछ डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवाना चाहें, कोई अब्रॉड भिजवाने के लिए या एप्लीकेशन पे साइन करवाना चाहें, तो आपको वो हर दम ऐसा करने के लिए, आपके लिए काम करने के लिए तैयार हूँ, आपको गाइड कर सकें। आपको अगर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए, लेटर ऑफ इंटेंट चाहिए, मोटिवेशन लेटर चाहिए, या आपको और किसी किस्म की सपोर्ट चाहिए तो वो आपको कर सकें। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप स्टूडेंट्स अगर पाकिस्तानी फ़ंडेड स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हैं या पाकिस्तानी फ़ंडेड प्रोग्राम पे जाना चाहते हैं तो MS या MPhil पाकिस्तान से ही करें, किसी अच्छे स्कूल से करें, और वहाँ पर अपने सुपरवाइज़र के साथ एक अच्छा प्रोफेशनल रिलेशनशिप डेवलप करें, जो ना सिर्फ आपको एक अच्छी रिसर्च यहाँ पे करवाएं, आपका 1 या 2 पेपर यहाँ से पब्लिश करने में हेल्प करें आपकी, बल्कि आपको जब आप PhD के लिए अब्रॉड जाना चाहें तो आपको हर लिहाज से उसमें सपोर्ट करें। अब हम देखते हैं कि अगर आप पाकिस्तान की बजाय अब्रॉड से स्कॉलरशिप विन करना चाहें तो उसके लिए क्या PhD के लिए जाना चाहिए या उसके लिए MS के लिए भी जा सकते हैं। जितने भी फॉरेन फंडेड स्कॉलरशिप्स का हमने जिक्र किया है, डार्ट, इरास्मस या फुल ब्राइट, इसके अलावा हंगरी का स्कॉलरशिप्स हैं, तो यहाँ हमारा मशवरा ये है कि आप कोशिश करें कि MS के लिए ही चले जाएं।
यानी एमएस के लिए कंपटीशन करें, अपनी स्किल डेवलप करें, अपना टैलेंट दिखाएं उन्हें। उसमें भी आपको आपके डिपार्टमेंट से कोई 1-2 टीचर सपोर्ट कर सकते हैं, वो आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बना के दे सकते हैं, लेटर ऑफ इंटेंट देते हैं। एक चीज़ यहाँ पे मैं मुसलसल क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ का जिक्र किए जा रहा हूँ तो मुझे ये बताना भूल गया है कि चाइना भी बहुत अच्छे स्कॉलरशिप्स ऑफ़र करता है आजकल। इसके अलावा टर्की से भी ऑप्शंस हैं। मलेशिया से खैर स्कॉलरशिप्स नहीं है, वहाँ पे सेल्फ फाइनेंस पे पढ़ना होगा। तो इसलिए आप अगर फ़ॉरेन फंडेड स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो चाइना एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आप टारगेट बिग रखें, अपना ड्रीम हाई करें, तो आप मेनलैंड यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएस इसको टारगेट कर सकते हैं। ये तो स्कॉलरशिप्स की बात हो गई है। अब हम एक और एस्पेक्ट से भी बात कर लेते हैं कि अगर आप वापस पाकिस्तान आके सर्व नहीं करना चाहते और अब्रॉड ही रहना चाहते हैं, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, मेनलैंड यूरोप, न्यूजीलैंड, कनाडा में रहना चाहते हैं, तो इसमें भी कोई ऐसी बुरी बात नहीं है कि आप पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं या पाकिस्तान से बाहर सर्व करना चाहते हैं, क्योंकि उस सूरत में भी हमें पाकिस्तान को फ़ायदा होगा कि अगर आप बाहर रहकर अर्न करेंगे तो पाकिस्तान को रेमिटेंसेस मिलेंगे, यानी आप वहाँ से पैसा भिजवाएंगे जो पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज बनेगा। लेकिन उसके लिए आप चैनल डिफरेंट यूज़ करेंगे, और वो ये कि अगर आपका इरादा ये है कि आप बाहर जाके सेटल होना चाहते हैं, बाहर जाके रहना चाहते हैं, तो फिर आप कोई भी स्कॉलरशिप विन करने की कोशिश ना करें। उसके लिए चाहिए कि आपके पास इतना पैसा हो, आप इतने पैसे, या तो आपके पेरेंट्स के पास पैसा हो या आप खुद इतना पैसा पहले अर्न करें और फिर उन पैसों से आप सेल्फ फाइनेंस पर एमएस के लिए चले जाएं। एमएस करने का ये फ़ायदा होगा कि आपको वहाँ की लैंग्वेज आ जाएगी, आपको वहाँ का सिस्टम समझ में आ जाएगा। आप वहाँ पर इनिशियली कुछ मंथ्स जो हैं वो घर से पैसे लेके ख़र्च करेंगे, उसके साथ आपको छोटी लेवल की स्टार्ट में जॉब मिल जाएगी, उससे आप अपना ख़र्च बेयर कर सकेंगे। जितने भी मेनलैंड यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इनकी ये इतनी ज़्यादा ट्यूशन फ़ी नहीं है कि ये हाँ, जो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कनाडा, यूके, यूएस, यहाँ पर ट्यूशन फ़ी या सेमेस्टर फ़ी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का मैंने जिक्र किया या मेनलैंड यूरोपियन कंट्रीज़ का जिक्र किया है, यहाँ पर ट्यूशन फ़ी मिनिमल है। जहाँ से मैंने पीएचडी की है तो ऑस्ट्रिया में कुछ यूनिवर्सिटीज़ में तकरीबन 400 यूरो एक सेमेस्टर की फ़ी है, जो तकरीबन 80,000 रुपये बनते हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 750 यूरो फ़ी है, जो कि तकरीबन 1.5 लाख रुपए बनता है। तो जीसी की फ़ी के इक्विवेलेंट है या पाइड की फ़ी के इक्विवेलेंट है। तो अगर आप इनिशियल मास्टर्स के लिए वहाँ पर चले जाएं तो आपको ना सिर्फ लैंग्वेज समझ में आ जाएगी, वहाँ की लैंग्वेज में आप फ्लुएंट हो जाएंगे, बल्कि आपको चंद दिनों के अंदर वहाँ पर एक ऐसी जॉब मिल जाएगी जिससे आप 400-500 यूरो पर मंथ कमाने के काबिल हो जाएंगे। उसे ना सिर्फ आप अपना ख़र्चा उठाने के काबिल हो जाएंगे, बल्कि आप अपनी ट्यूशन फ़ी भी कवर कर सकेंगे। और जैसे ही आप मास्टर्स करेंगे, वहाँ का मास्टर होगा तो आपको फुली फंडेड पीएचडी का स्कॉलरशिप के लिए भी ऑप्शन मिल जाएगा। आपको, इसको हम पीएचडी पोजीशन कहते हैं कि आप पोजीशन, क्योंकि आपने वहाँ से मास्टर्स किया होगा तो आपको वहाँ से पीएचडी की पोजीशन की ऑफ़र हो जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पर भी इम्पोर्टेंट फिर आपका जो एमएस के सुपरवाइज़र होंगे वो अगर आपका काम अच्छा है, आपको सब्जेक्ट अच्छा आता है, आपको लैंग्वेज अच्छी आपने सीख ली है, आप लिखने में और प्रॉब्लम सॉल्व करने में, क्रिटिकल थिंकिंग में आपका विजन ब्रॉड है, आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो वो आपको पेड या फुली फंडेड पोजीशन भी ऑफ़र कर देंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ जिन्होंने पाकिस्तान से वो सेल्फ फाइनेंस पर मास्टर्स करने के लिए गए हैं। वहाँ पे उन्होंने ऐसे ही, जैसे मैंने जो चैनल बताया है कि उन्होंने स्कॉलरशिप की बजाय वहाँ पे सेल्फ फाइनेंस पे एडमिशन लिया है, और इसके अलावा उन्होंने वहाँ पे छोटी मोटी कोई जॉब की है और अपनी ट्यूशन फ़ी का ख़र्च उठाया है। उसके बाद जैसे उन्होंने मास्टर्स किया है तो उनको वहाँ से जॉब की ऑफ़र हो गई है, या फिर उन्हें पीएचडी की पोजीशन की ऑफ़र हो गई है। पीएचडी की पोजीशन इस तरह मास्टर्स करने के बाद उसे एम्प्लॉयमेंट ही कंसीडर किया जाता है वहाँ पर। ये तो पाकिस्तान में ऐसा रिवाज, समहाउ मैं इसे कहूँगा कि ऐसा रिवाज बन गया है कि यहाँ पर लोग फ़ी भी देते हैं और पीएचडी भी करते हैं। हालांकि डेवलप्ड कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता। वहाँ पर पीएचडी एक फुल टाइम जॉब है। वो जॉब की तरह पीएचडी के एडमिशन करते हैं और उनको 3 साल का, 5 साल का, या कुछ कंट्रीज़ में 6 साल का इवन, तो उनको
एम्प्लॉयमेंट देते हैं। और जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट 3 साल या 4 साल या 5 साल ख़त्म होता है तो आपको पीएचडी की डिग्री मिल जाती है। उनको इस दौरान लैब में काम करने के लिए या सुपरवाइज़र की हेल्प करने के लिए या सुपरवाइज़र के साथ एक रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे काम करने के लिए उनको एम्प्लॉयड एक स्कॉलर मिल जाता है। मशवरा उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो कि पाकिस्तान में वापस नहीं आना चाहते बल्कि पीएचडी करने के बाद वहाँ सर्व करना चाहते हैं, वहाँ सेटल होना चाहते हैं और पाकिस्तान में ज़र मुबादला या फ़ॉरेन एक्सचेंज या रेमिटेंसेस की फॉर्म में पैसे भिजवाना चाहते हैं। तो अभी तक हमने ये देख लिया है कि अब्रॉड जाने के या डेवलप्ड कंट्रीज़ में जाने के स्टडीज़ के लिए या एम्प्लॉयमेंट के लिए या उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, कि वायबल ऑप्शन या फिजिबल ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो जैसे मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में कहा कि ये इजी टास्क नहीं है, ये एक टफ़ टास्क है। इसके लिए ख्वाहिश की शिद्दत, शदीद ख्वाहिश होनी चाहिए। इसके अलावा आपको उम्मीद रखनी चाहिए ख़ुद से। इसके अलावा आपको यकीन होना चाहिए कि ऐसा हो के रहेगा। ये तो रूट हो गया, ये चैनल हो गया, या इसको कह लें कि ये पैटर्न है, ये एक तरीका है जिसको फॉलो करके मैंने बहुत सरसे सा बता दिया। मगर जो की है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो उसका ज़िक्र हम अभी करने वाले हैं। उसके साथ मैं आपको एक छोटी सी बात सुनाना चाहता हूँ। मैंने एक दफ़ा एक पहले वीडियो में भी कहा था कि हम ब्रेन सर्जन को एक ऑपरेशन करने के 10 लाख रुपए तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि क्लीनिंग स्टाफ जो हमारा है उसको हम पूरी दिहाड़ी के या पूरा दिन काम करवाने के उसको 500, 600 या 800 रुपये देते हैं। इन दोनों की वेजेस में या इन दोनों की उजरत में इतना ज़्यादा डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि ब्रेन सर्जन वैल्यू एडिशन ज़्यादा करता है। ब्रेन सर्जन वैल्यू ज़्यादा ऐड करता है। ब्रेन सर्जन ऐसा काम करता है जो दूसरे नहीं कर सकते। क्लीनिंग स्टाफ हमारा ऐसा काम करता है जो हम अपने घरों में भी करते हैं और तकरीबन तमाम लोग कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि उसमें सप्लाई ऑफ लेबर ज़्यादा है तो उसकी उजरत कम है। ब्रेन सर्जन की तरफ ब्रेन सर्जन ऐसा काम करता है, वो इतना स्किलफुल है या इतना टैलेंटेड है, इतनी ज़्यादा वैल्यू ऐड करता है कि हम उसको 2 घंटे के या 3 घंटे की सर्जरी के या 1.5 घंटे की सर्जरी के हम 10 लाख रुपए तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं, या 5 लाख रुपए या 4 लाख रुपए तो नॉर्मल बात है। तो उसके बिहाइंड लॉजिक ये है क्योंकि वो वैल्यू ज़्यादा ऐड करता है, वो ऐसा काम करता है जो दूसरे नहीं कर सकते। एक थोड़ी सी और भी मैं यहाँ पे मैंने कुछ दिन पहले ही फेसबुक या सोशल मीडिया पे शायद कहीं देखी है कि आप गौर करें कि अगर 2 सिचुएशंस को आप जहन में लेके आएँ कि अगर चाय के अंदर मक्खी गिर जाए तो हम उसको बहुत जल्दी निकाल लेते हैं, बल्कि हम चाय भी ज़ाय करने का सोच लेते हैं। ये ईज़ी है कि हम चाय ज़ाय कर देते हैं। लेकिन अगर देसी घी के अंदर मक्खी गिर जाए तो हम देसी घी कभी भी ज़ाय नहीं करते, बल्कि उसके साथ थोड़ी सी मक्खी के साथ थोड़ा सा घी निकाल के और हम फेंक देते हैं। हम कभी भी देसी घी ज़ाय नहीं करते। इसकी वजह ये नहीं है कि मक्खी डिफरेंट हो गई है, मक्खी तो वही है। दोनों सिचुएशंस में फ़र्क सिर्फ और सिर्फ इतना है कि देसी घी के अंदर वैल्यू ज़्यादा है। देसी घी वैल्यू आपके अंदर ज़्यादा ऐड कर सकता है। देसी घी इतनी वर्थ रखता है कि आप मक्खी को मार सकते हैं, आप मक्खी को निकाल सकते हैं, आप चाय गिरा सकते हैं, लेकिन आप कभी भी देसी घी नहीं गिराते, यानी हम देसी घी नहीं गिराते। तो ये थोड़ी सी रफ एग्जांपल थी, मगर ये सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए कि यूँ समझ लें कि जो ब्रेन सर्जन है वो देसी घी का काम करता है और जो हमारा क्लीनिंग स्टाफ है वो चाय की तौर पे काम करता है। इसलिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो वैल्यू एडिशन है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको आपका अपना सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए। आप गौर करें कि मैंने इस चीज़ पर कितना ज़्यादा स्ट्रेस किया है। तो उसकी वजह ये है कि आपको स्कॉलरशिप विन करने में, आपको एडमिशन दिलाने में, आपको सुपरवाइज़र फाइंड आउट करने में, या आपको इवन एमफिल या पीएचडी या उसके बाद वहाँ सेटलमेंट करने में सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो आपका सब्जेक्ट का नॉलेज है। आप अपने सब्जेक्ट में जितने ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, आप अपने सुपरवाइज़र को, आप अपने टीचर को वहाँ पे उतना ही ज़्यादा इंस्पायर कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ से एमएस किया है या एमएस आप कर रहे हैं और आप पीएचडी के लिए जाना चाहते हैं, तो आपको पाकिस्तान में जब आप एमएस कर रहे हैं तो उनमें 2-3 चीज़ें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। नंबर 1, आपको आपका अपना सब्जेक्ट आना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर हमारा फील्ड इकोनॉमिक्स है
तो आप MS इकोनॉमिक्स के दौरान आपके जो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत अच्छे फाइन होने चाहिए। दूसरी चीज़ जो ये है कि रिसर्च एक आर्ट है, रिसर्च एक स्किल है। आप MS के दौरान यानी MPhil के दौरान रिसर्च को इतने अच्छे से सीखें कि आपको ये आर्ट, ये स्किल आ जाए। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि स्कॉलरशिप विन करने में, जो कि एडमिशन दिलाने में, जो कि आपको वहाँ जॉब दिलाने में, या जो कि आपको वहाँ सेटल करने में सबसे अहम रोल प्ले कर सकते हैं। स्कॉलरशिप विन करने में मैं ये बता दूं कि जो HEC का स्कॉलरशिप है या फुल ब्राइट है, उसके लिए पाकिस्तान में HEC अपना एप्टीट्यूड टेस्ट लेती है, यानी इसको हैट कहते हैं, पहले इसको गैट कहते थे, जनरल असेसमेंट टेस्ट था, या जो फुल ब्राइट के लिए हम ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्ज़ामिनेशन परफॉर्म करते हैं। हम दोनों को ब्रीफली अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं। जो ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्ज़ामिनेशन है उसके लिए हमें 3-4 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है। नंबर 1, उसके लिए इंग्लिश को बहुत फोकस करना है। नंबर 2, एनालिटिकल स्किल्स को। नंबर 3, मैथमेटिक्स को, जो फंडामेंटल मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथमेटिक्स है, उसको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। इसके अलावा कंप्यूटर का नॉलेज अच्छा होना चाहिए। फिर GRE का स्कोर अच्छा होगा, GRE की बेस पर एडमिशन मिल जाएगा, GRE की बेस पर फुल ब्राइट या बहुत सारी ऐसी यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि GRE स्कोर को वैलिड समझती हैं, जो कि GRE स्कोर की बेस पर एडमिशन देती हैं। अब हम ब्रीफली पाकिस्तान के स्कॉलरशिप के हवाले से देख लेते हैं कि पाकिस्तान में जो पहले गैट होता था, या जो जिसकी बेस पे मैंने स्कॉलरशिप विन किया था, या जो आजकल हैट जिसे कहते हैं, हायर एजुकेशन एप्टीट्यूड टेस्ट, तो उसके लिए भी 3 चीज़ें मैंडेटरी हैं या फंडामेंटल हैं, समझ लें। आप अभी इन सारी चीज़ों में एनालाइज करेंगे, आप देखेंगे कि इन सब चीज़ों में जो सबसे जो कॉमन चीज़ है वो इंग्लिश है। पाकिस्तानी हैट में 30 to 40 या 25 to 40, 50 तक के मार्क्स की इंग्लिश अपीयर होती है, यानी इंग्लिश उसमें इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा फंडामेंटल मैथमेटिक्स जो है वो 20-30 मार्क्स का, 35 मार्क्स का कुछ डिसिप्लिन्स में वो इम्पॉर्टेंट है। और तीसरी जो अहम चीज़ है वो है एनालिटिकल स्किल्स। एनालिटिकल स्किल्स भी 30-40 मार्क्स का एक सेगमेंट उसका होता है। कुछ जनरल नॉलेज भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आपने देखा कि ये 3 चीज़ें, इंग्लिश, एनालिटिकल स्किल्स और मैथमेटिक्स, ये 3 चीज़ों पे आप, अगर आप ये चाहते हैं कि आप अब्रॉड जाएं, आपको स्कॉलरशिप मिले, या आप अब्रॉड सेटल हो जाएं, या आपको एडमिशन मिल जाए, तो आपकी ये 3-4 चीज़ें बहुत अच्छे से तैयार होनी चाहिए। ये बात हम पहले कर चुके हैं क्लियर कि हमने स्कॉलरशिप नहीं विन करना, बल्कि हमने एक टफ़ कंपटीशन फेस करना है। टफ़ कंपटीशन फेस करने के लिए, जैसे मैंने कहा, ब्रेन सर्जन वाली एग्जांपल दी कि हमें एवरेज से ज़्यादा परफॉर्म करना है। पाकिस्तान में जो हैट का, जो पंजाब में, जैसे मैंने कहा, पंजाब के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा का मेरिट काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पर अराउंड 80 स्कोर अगर आप ले सकते हैं तो फिर आप ये समझें कि आपको ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो अगर आप 75 हैं तो भी चांस बन सकता है, 70 कुछ डिसिप्लिन में 70 का भी चांस बन सकता है। लेकिन जो प्योर साइंसेज हैं, जैसे फ़िज़िक्स है या केमिस्ट्री है, इसी तरह कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इस तरह, तो इनमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आप समझें कि आपको 85 स्कोर करना है या आपको ग्रेटर देन 80 स्कोर करना है। फिर आप ये उम्मीद रखें कि आप उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर लेंगे जिसकी बेस पर आप एडमिशन के लिए या इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इस पे हम अलग से भी वीडियो बना सकते हैं कि इंटरव्यू की अलग स्टोरी है। लेकिन फ़िलहाल हम ये देखते हैं कि अगर पाकिस्तान से स्कॉलरशिप आप विन करना चाहते हैं तो अभी से, अगर आप इस वक्त MS कर रहे हैं या आप इस वक्त BS के फाइनल सेमेस्टर्स में हैं, तो आपको 3 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। वो है अच्छी इंग्लिश, अच्छा मैथमेटिक्स, जो फंडामेंटल मैथमेटिक्स है, जिसमें ज्योमेट्री है, अलजब्रा है, परसेंटेजेस हैं, और जो अरिथमेटिक मीन है वगैरह वगैरह, तो बेसिक जो मैथमेटिक्स है वो। इसके अलावा एनालिटिकल स्किल्स के लिए बहुत फोकस करना है। हम आपको मैसेजेस में, यानी इसी वीडियो के कमेंट्स में या इसके डिस्क्रिप्शन में वो बुक्स भी मैं रिकमेंड कर सकता हूँ जिनको कंसल्ट करके आप तैयारी कर लेंगे।
हैट की बेस पर, यानी ये जो HEC का टेस्ट है या GRE का टेस्ट है, इसकी बेस पर इन 3-4 चीज़ों की मदद से आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। शॉर्ट लिस्ट होने के बाद आपके सब्जेक्ट का इम्तिहान स्टार्ट हो जाएगा, यानी आपको सुपरवाइज़र फाइंड करना है, आपको एडमिशन लेना है, आपको रिसर्च प्रपोज़ल लिखना है, रिसर्च प्रपोज़ल आपको अब्रॉड सबमिट करना होगा। तो इन सब चीज़ों के लिए आपके पास सब्जेक्ट का क्वालिटी नॉलेज होना चाहिए। सब्जेक्ट का क्वालिटी नॉलेज हो, एक टीचर जो आपके सुपरवाइज़र हैं MS के, या जो आपके कोई ऐसे टीचर जिनके साथ आपका अच्छा प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, तो वो इसमें आपको हेल्प कर सकते हैं एडमिशन वगैरह के लिए। हमारे स्टूडेंट्स जो हैं यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल के, या जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं, उनको मुझे ये आइडिया है कि आजकल सेमेस्टर ब्रेक है, तो यहाँ पर एक लगे हाथों में ये भी मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप इन 3 चीज़ों के लिए भी कोई शॉर्ट कोर्सेज टॉप यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, जैसे एनालिटिकल स्किल्स हैं, बेसिक मैथमेटिक्स है और फंडामेंटल इंग्लिश है, तो इनके लिए भी ना सिर्फ आप कोचिंग यहाँ पर लोकल टीचर से भी ले सकते हैं, बल्कि अगर आप चाहते हैं कि आपको कोचिंग भी मिल जाए और आपको इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ की सर्टिफिकेशंस भी मिल जाए, यानी जो आप एडमिशन के वक्त या सुपरवाइज़र से बात करते हुए या अपने CV के अंदर ऐड करके उनको इंस्पायर कर सकें एडमिशन के लिए या स्कॉलरशिप के लिए, तो उसके लिए आप अभी भी सर्टिफिकेशंस भी हासिल कर सकते हैं। यानी कोर्सेरा एक इंटरनेशनल ऑनलाइन लर्निंग का प्लेटफॉर्म है, जिसके HEC ने जिसके साथ एग्रीमेंट किया है और डिजिटल लर्निंग एंड स्किल एनरिचमेंट इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। इस इनिशिएटिव के तहत आप बहुत सारी सब्जेक्ट के अलावा भी स्किल्स गेन कर सकते हैं। और जैसे मैंने ब्रेन सर्जन की बात की, आप अपने अंदर वैल्यू ऐड कर सकते हैं जो कि आपकी CV को अपग्रेड कर देंगे, जो कि आपको एडमिशन में, जो आपको GRE में या आपको हैट के लिए हेल्पफुल होंगे। तो उसके लिए हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल में भी कुछ लाइसेंसेस हैं, जो कि काफ़ी सारे लाइसेंसेस हम इशू कर चुके हैं स्टूडेंट्स को। पिछले 2 महीनों में बहुत सारे कुछ स्टूडेंट्स ने लाइसेंस ले लिए हैं हमसे एक मिनिमल डिपॉजिट के साथ। कुछ लाइसेंसेस हमारे पास अभी भी हैं। तो जो स्टूडेंट्स अभी यूनिवर्सिटी यानी अपने सेमेस्टर से फ्री हैं, इसमें 12 घंटे का, 14 घंटे का, 16 घंटे का या कुछ 2 दिन का कोर्सेज़ हैं, जिनसे ना सिर्फ आपको कोर्स की सर्टिफिकेशन मिल जाएगी, बल्कि आपको GRE में और हैट में बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी, जबकि आपको आपके पैसे भी वापस मिल जाएंगे। यानी आपको जो मिनिमल डिपॉजिट है 4000 रुपये का, वो भी वापस मिल जाएगा और आपको 3 सर्टिफिकेट्स भी मिल जाएंगे। इसके अलावा जो बच्चे एहसास स्कॉलरशिप ले रहे हैं यूनिवर्सिटी से, उनके लिए ये डिपॉजिट भी नहीं है, वो डिपॉजिट के बगैर ही लाइसेंस ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप हमारे पास आके अपना डाटा दे दें, एक डिस्क्लेमर फॉर्म है वो फिल कर दें। तो जो एहसास स्कॉलरशिप वाले बच्चे हैं, उनको बगैर डिपॉजिट के हम लाइसेंस, हमारे पास चंद लाइसेंस रह गए हैं, यानी 50 के अराउंड लाइसेंस हैं अभी भी। तो मैं हैरान होता हूँ, मैंने पिछले अरसा में फ़ील किया कि हमने पहले भी 1-2 वीडियो इस पर बना के बच्चों को मोटिवेट करने की कोशिश की है कि आप ना सिर्फ अपने सब्जेक्ट के कोर्सेज कर सकते हैं, सर्टिफिकेट्स ले सकते हैं, बल्कि आप ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इंग्लिश की, एनालिटिकल स्किल्स की, मैथमेटिक्स की या कंप्यूटर साइंस की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, साइबर सिक्योरिटी की, सोशल मीडिया मैनेजमेंट की इवन, तो आप ये सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। ये तो खैर सप्लीमेंट्री बात दरमियान में मुझे याद आ गई थी कि किस तरह आप अपने जो बग़ैर पैसे खर्च किए आप ये जो 3-4 चीज़ें इनकी तैयारी कर सकते हैं, यानी एनालिटिकल स्किल्स वगैरह की। अब हम देखते हैं कि अब आप एडमिशन के लिए यानी इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो गए हैं। यानी अगर आपने हैट क्वालिफाई कर लिया है, उसमें एक 70 से अबव स्कोर कर लिया है। मैं यहाँ ये बता दूँ कि बिज़नेस के लिए, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इंग्लिश के लिए ये मेरिट थोड़ा सा कम है, यानी 70 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हो जाते हैं पंजाब से और KP से। और अलबत्ता जो इकोनॉमिक्स है या जो फ़िलासफ़ी है, कुछ सब्जेक्ट्स के लिए, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप्स कम होते हैं, इसलिए इनका जो थ्रेशोल्ड है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। साइंसेस का थ्रेशोल्ड इससे भी ज़्यादा है, यानी साइंसेस के लिए 80 से अबव स्कोर होना चाहिए हैट के अंदर। फिर पंजाब की बात कर रहा हूँ और KP की बात कर रहा हूँ। बलूचिस्तान के लिए तो मेरिट ये है कि अगर आपके 55 या 57 यानी 57 to 60 मार्क्स हैं, तो आपको स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं HEC के स्कॉलरशिप के लिए।
यहाँ मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये जो कोर्सेरा के थ्रू आप कोर्स करेंगे या जो आप इंग्लिश इम्प्रूव करेंगे या आप जो मैथमेटिक्स और कंप्यूटर की स्किल्स को आप बेहतर करेंगे, ये ना सिर्फ आपको GRE या हैट टेस्ट पास करने की हेल्प करेंगे, बल्कि इसके बाद एक नेक्स्ट जो लेवल है वो ये है कि आपको PhD के लिए या MS के लिए एडमिशन लेने के लिए डेवलप्ड कंट्रीज़ में IELTS का एग्ज़ाम पास करना होता है। और भी डिफरेंट एग्ज़ाम्स हैं, लेकिन क्योंकि मैंने सिर्फ IELTS किया था तो मुझे IELTS का ज़्यादा पता है कि IELTS में आपका मिनिमम 6.5 बैंड होना चाहिए। 6.5 से ज़्यादा बैंड जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। तो ये जो कोर्सेरा के थ्रू आपके कोर्सेज़ हैं इंग्लिश के स्पेसिफ़िकली, या जो आपका सब्जेक्ट अगर इंग्लिश है या अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो उसमें इंग्लिश को आप फोकस करते हैं, तो ये आपको IELTS में फिर हेल्प करते हैं। यानी आपकी लिसनिंग, राइटिंग और स्पीकिंग ये बेहतर हो जाती है। तो आप, इसलिए मेरा मशवरा ये है हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को और यूनिवर्सिटी से बाहर जो स्टूडेंट्स हैं, यानी कुछ कोर्सेज़ ऐसे भी हैं कोर्सेरा के जो फ्री भी हैं, यानी अगर आप यूनिवर्सिटी में एनरोल नहीं हैं। हाँ, जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो किसी और यूनिवर्सिटी के मुझे देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि हर यूनिवर्सिटी के पास लाइसेंस हैं कोर्सेरा के। हर यूनिवर्सिटी का एक फोकल पर्सन होगा जो कि ये लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल के लिए स्पेसिफिकली मैं फोकल पर्सन हूँ, तो मैं ये लाइसेंस मिनिमल डिपॉजिट के साथ जिनका एहसास स्कॉलरशिप नहीं है उनको मैं ये इशू करता हूँ। तो ये चंद लाइसेंस हमारे पास हैं। तो इससे ना सिर्फ, क्योंकि इसके बाद जो अगला स्टेप है वो IELTS का है। IELTS में अच्छा स्कोर होना चाहिए, अच्छा बैंड होना चाहिए, उसकी बेस पर आपको एडमिशन में आसानी होती है, क्योंकि बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़ में IELTS मैंडेटरी है, यानी IELTS का भी एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना है। उसके लिए आपको पाकिस्तान में रह के कुछ फ़ी भी देनी पड़ती है, ज़्यादा फ़ी है, इसलिए उसमें आप बार बार चांस नहीं ले सकते, क्योंकि फ़ी इतनी ज़्यादा है कि आप अगर आपने 2-3 चांस मिस कर दिए तो उसमें आपका काफ़ी सारा फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा। इसलिए कोर्सेरा के कोर्सेज़ हैं या आपकी डे टू डे लर्निंग है यूनिवर्सिटी में या कॉलेज के अंदर, तो वो सब आप इस चीज़ को माइंड में रखें। अगर आपने ये माइंड, जैसे मैंने शुरू में मोटिवेशन की बात की है, अगर आपकी मोटिवेशन क्लियर है कि आपने स्टडी के लिए अब्रॉड ही जाना है, तो फिर आपको ये चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए कि आपको सब्जेक्ट का नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी इंग्लिश ठीक होनी चाहिए, आपको फंडामेंटल मैथमेटिक्स आना चाहिए, इसके अलावा आपके एनालिटिकल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। फिर आप ये समझें कि ना सिर्फ आप GRE एग्ज़ाम पास कर लेंगे, कंप्यूटर को मैं बताना भूलें, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, GRE एग्ज़ाम पास कर लेंगे या हैट पास कर लेंगे, और उसके साथ साथ आपको IELTS में भी हेल्प मिल जाएगी। स्कॉलरशिप के लिए अगर आप मिनिमम एलिजिबिलिटी के लिए क्वालिफाई कर गए हैं, उसके बाद HEC हमें ये कहती है कि अब आप एडमिशन सिक्योर करें, आप सुपरवाइज़र जो है वो फाइंड करें। सुपरवाइज़र के लिए जैसे मैंने पहले कहा कि आपको एक रिसर्च प्लान चाहिए, रिसर्च प्लान जिसे रिसर्च प्रपोज़ल कहते हैं, रिसर्च प्रपोज़ल चाहिए। तो आपका जो रिसर्च प्रपोज़ल है वो ऐसे टॉपिक पर होना चाहिए जो कि इन फैशन हो, जिसका स्कोप ज़्यादा हो, जिसकी सिग्निफिकेंस ज़्यादा हो, जो कि सोसाइटी को या कंट्रीज़ को या हमारे लोगों के लिए हेल्पफुल हो, जो कि वैल्यू ज़्यादा ऐड करे। ऐसे टॉपिक जो वैल्यू कम ऐड करते हैं या उनके ना सिर्फ स्कॉलरशिप्स कम होते हैं बल्कि उनको कंसीडर भी नहीं किया जाता। इसलिए अगर आप MS के सेकंड सेमेस्टर में हैं या MPhil के सेकंड थर्ड सेमेस्टर में हैं, तो आप ऐसा टॉपिक लें जो कि इन फैशन हो, यानी जिसकी सिग्निफिकेंस ज़्यादा हो, जो वैल्यू ज़्यादा ऐड करे, और ऐसा सुपरवाइज़र आप सिलेक्ट करें जो कि आपको उस टॉपिक में रहनुमाई भी कर सके, क्योंकि इसकी बेस पर हमें एडमिशन मिलना है, इसकी बेस पर हमने वहाँ कोर्स वर्क करना है, इसकी बेस पर आपने वहाँ पे रिसर्च करनी है। नो डाउट रिसर्च के लिए आपको सुपरवाइज़र वहाँ पे गाइड करेंगे। इस पे हम अलग एक डिटेल्ड वीडियो भी बना सकते हैं कि रिसर्च कैसे की जाए या रिसर्च प्रपोज़ल कैसे बनाया जाए। इस पे कुछ यूट्यूब पे वीडियोस हैं भी, सही अच्छी क्वालिटी वीडियोस अवेलेबल हैं। लेकिन हम क्योंकि इसी टॉपिक पे रहते हैं, तो हम एडमिशन हासिल कर चुके हैं और हम स्कॉलरशिप भी हासिल कर चुके हैं, तो हम इसको रिवाइज़ कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स को, कि सबसे पहले हमारी मोटिवेशन क्लियर होनी चाहिए कि क्या हम PhD करके वापस आके अपने मुल्क को सर्व करना चाहते हैं या नहीं। अगर नहीं करना चाहते तो पाकिस्तान से स्कॉलरशिप ना लें, बल्कि आप अब्रॉड का स्कॉलरशिप लें। और अगर आप वहाँ जाके सेटल होना चाहते हैं, वहाँ का रोज़गार हासिल करना चाहते हैं, वहाँ की नेशनलिटी हासिल करना चाहते हैं,
तो फिर आपको यहाँ से MS नहीं करना चाहिए, आपको MS सेल्फ फाइनेंस पे बाहर से ही करना चाहिए। यानी इनिशियली आपके 4-5 लाख रुपए खर्च होंगे, लेकिन ये है कि वहाँ पर फिर आप कुछ जॉब स्टार्ट कर देंगे, और इस पे भी हम अलग से रहनुमाई कर सकते हैं। अगर आप कोई स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हों तो हम इसको, आप इसमें कमेंट कर दें, आप ईमेल कर सकते हैं, आप इस पे हम अलग से वीडियो भी बना सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स का इरादा ये है कि वो वापस आएंगे, पाकिस्तान में सर्व करेंगे और HEC से स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो MS या MPhil पाकिस्तान से ही करें। 1 या 2 पेपर MS के थीसिस में से पब्लिश करें अपने सुपरवाइज़र के साथ मिलके। अच्छी क्वालिटी रिसर्च ना सिर्फ सीखें बल्कि कंडक्ट करें और फिर अपने पेपर पब्लिश भी करें। उसकी बेस पर फिर PhD में एडमिशन आसान हो जाता है। इस दौरान साथ साथ इंग्लिश पर, एनालिटिकल स्किल्स पर और जो बेसिक मैथमेटिक्स है उस पर फोकस करें। मोटिवेशन अपनी बहुत हद तक क्लियर रखें। इस उम्मीद के साथ आप अपना काम करें कि ऐसा ज़रूर होगा आपका जो अगर आपकी मोटिवेशन पॉजिटिव है, आपकी मोटिवेशन अच्छी है, तो आप अब्रॉड स्टडी के लिए, स्कॉलरशिप के लिए आप ज़रूर विन कर जाएंगे। लेकिन अगर आपकी मोटिवेशन ठीक नहीं है, आपको सब्जेक्ट नहीं आता, आप वैल्यू भी नहीं ऐड कर रहे, आप अपने आप को, एक बात मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहता हूँ कि कुछ स्टूडेंट ऐसे मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि हमें तो कुछ भी नहीं आता। तो आप यकीन करें, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप स्क्रैच से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आज अभी से आप अपना माइंड क्लियर करके आगे चल सकते हैं। अगर आप ये ठान लें, अगर आप ये सोच लें, जैसे मिसाइल मैन ने कहा कि आपके अंदर 3 एलिमेंट्स होने चाहिए जो आपको आपका टास्क फुलफ़िल करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं, और आप यकीन कर लें कि मैंने उसकी मिसाइल मैन की इस एडवाइस के साथ ही स्कॉलरशिप विन किया था। और ऐसा नहीं था कि उसमें कंपटीशन नहीं था, तकरीबन 10,000 से ज़्यादा लोग थे जिन्होंने इनिशियली अप्लाई किया था। 10,000 में से बहुत सारे लोग ड्रॉप हो गए थे टेस्ट के अंदर। जिन लोगों के 75 से अबव मार्क्स थे, 78, 77, उन लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। उसके बाद फिर उनको एक्सेप्टेंस लेनी थी, एडमिशन लेना था या इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी थी। तो इंटरव्यू के लिए तैयारी करने के लिए भी आपको क्वालिटी रिसर्च शो करनी थी। और फिर यूं कह लें कि जो फाइनल ऑस्ट्रिया लोग गए थे वो 45 थे 2013 के बैच में। 45 लोग सिलेक्ट हुए 10,000, तकरीबन 10,000 में से। 10,000 में से 300 का इंटरव्यू हुआ। 300 में से जिनकी अच्छी रिसर्च नहीं थी, या जिन्होंने MS में रिसर्च नहीं की थी, या जिन्होंने पेपर पब्लिश नहीं किया हुआ था, उनको इंटरव्यू में वो क्वालिफाई नहीं कर सके थे। तो इसलिए MS अच्छे सुपरवाइज़र के साथ करें। MS में यानी MPhil में अपनी रिसर्च जो है वो क्वालिटी रिसर्च करें, उसको पब्लिश करें, और ताकि आपको HEC का स्कॉलरशिप विन करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। मेरा ख्याल ये है कि मैंने काफ़ी हद तक कुछ पॉइंट्स को क्लियर किया है, यानी आपका बिहेवियरल एस्पेक्ट्स को भी डिस्कस किया है, इसके अलावा जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उनको भी डिस्कस किया है। लेकिन कोई भी चीज़ मुकम्मल नहीं होती, इसमें भी अभी खामियां रह गई होंगी। तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपना, अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। और अगर आप जो हमारे स्टूडेंट्स हमें जानते हैं तो वो हमारे पास यहाँ ऑफिस में भी आ सकते हैं। इसके अलावा हमसे DLSEI प्रोग्राम के लिए लाइसेंस भी लेना चाहते हैं तो वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि कोई भी चीज़ मुकम्मल नहीं होती, लेकिन मैंने काफ़ी हद तक ट्राई की है। इस अगरचे वीडियो लेंथी है, मगर काफ़ी हद तक ट्राई की है कि काफ़ी सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। अगर फिर भी कोई पॉइंट्स रहते हैं तो आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरा ख्याल ये है, मुझे कॉन्फिडेंस है इस हवाले से कि आपकी काफ़ी सारी क्वेरीज़ जो हैं वो इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगी, और अगर नहीं होती तो फिर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मेरा ख्याल ये है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मुझे भी पता है कि इंटरनेट पाकिस्तान में, मुझे ये यूट्यूब चैनल लॉन्च करने के बाद ही ये एहसास हुआ है कि पाकिस्तान में इंटरनेट इतना सस्ता नहीं है। या स्टूडेंट, मैं पहले समझता था कि शायद बच्चों के पास, ये बच्चे हर वक्त जो मोबाइल हाथ में पकड़ के यूज़ करते रहते हैं, तो शायद ये इनके पास फ्रीक्वेंट इंटरनेट है। लेकिन अभी मुझे एहसास हुआ है कि बच्चों के पास इतना फ्री इंटरनेट नहीं है। तो इसलिए मैंने कोशिश ये की है कि वीडियो में किसी कहानी ना हो, वीडियो को बहुत ज़्यादा वाक़यात सुना के वॉचिंग टाइम लेने की कोशिश ना की जाए, बल्कि जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं और जो इमोशनल और मोटिवेशनल चीज़ें हैं, सिर्फ उनको डिस्कस करके स्टूडेंट्स को ये बताया जाए कि अगर आप
पाकिस्तान में पढ़ना चाहते हैं तो एमफिल करें, अगर आप अब्रॉड सेटल होना चाहते हैं तो वहाँ जाके पढ़ें, लेकिन किसी भी मुल्क में या किसी भी जगह पे पढ़ें मगर अपनी इंटेंशन जो है वो पॉजिटिव रखें, अपनी जो नीयत है वो सीधी साफ़ रखें और अपनी मोटिवेशन में दूसरे लोगों का ख्याल करने का ही जहन में रखें। तो अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। जो बच्चे बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं वो उनमें भी कामयाबी हो, जो यहाँ पर कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको भी कामयाब करे। आमीन।